are going to discuss teaching methods and methodologies. और आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को देखना है, उनको समझना है और फिर मेथडोलॉजीज को समझना है कि मेथडोलॉजीज क्या हैं. फिर हाउ टू यूज डिफरेंट टीचिंग मेथड्स इन डिफरेंट सिचुएशंस इफेक्टिवली. अगर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं तो हम हरगिज नहीं कह सकते कि एक मेथड इज यूजफुल एंड द अदर वन इजंट यूजफुल. नो, मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ मेथड्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या यूजफुल होते हैं. अब कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन सा मेथड यूजफुल होगा इसको भी डिटेल के साथ देखेंगे और किस तरह से उनको इफेक्टिवली उनका इस्तेमाल करना है, उनको यूज करना है, इसको भी देखेंगे. नंबर थ्री सॉरी, अटेंशन अटेनमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट मेथड्स. हर एक मेथड को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए या ऑडियंस की अटेंशन गेन करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए. So these are the three objectives for today's session. This topic, teaching methodologies, is very much important, बल्कि the most important and the most interesting. जब भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जब भी डिमांड होती है कि अगर ट्रेनिंग सेशन के लिए दो टॉपिक्स है, या तो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या टीचिंग मेथोडोलॉजी के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर सेशंस ले लें. व्हाई इज इट सो मच इम्पोर्टेंट? एक टीचिंग एंड लर्निंग इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्वे, जिसको टेलिस भी कहते हैं, इन्होंने एक स्टडी की 2013 में और इस स्टडी में 8 पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज को इन्होंने सेलेक्ट किया. इन 8 पार्टिसिपेंट कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, लेटविया, मेक्सिको, पुर्तगाल, रोमानिया और सिंगापुर शामिल थे. इन्होंने इनके एजुकेशन सिस्टम पे रिसर्च की और स्पेन में सॉरी, और फाइंडिंग्स जो इनके पास आ गई देवर जस्ट 3. अब वो कौन से फाइंडिंग्स थी? देवर नंबर 1. अगर आप यहाँ पे देखें तो फिनलैंड का नाम भी शामिल है जो कि 2 इयर्स बैक टॉप पे आया था, दुनिया में पहली नंबर पे आया था. इन ममालिक के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करने के बाद उनकी जो फाइंडिंग्स थी तो नंबर 1 ये थी कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर एजुकेशन सिस्टम या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट्स और आउटकम बेस करना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पस नंबर 1 एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए. एक्टिव लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग से मुराद ये है कि आप बच्चों को जितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होगी. नंबर 1. नंबर 2, कॉग्निटिव एक्टिवेशन. कॉग्निटिव एक्टिवेशन कहते हैं कि बच्चों को आपने ज़हनी तौर पर किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी लेसन के लिए पहले तैयार करना है, फिर पढ़ाना है. यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज करनी है, आइस ब्रेकिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी है, या एक पीरियड से दूसरे पीरियड के लिए जो शिफ्टिंग हो, तो बच्चे को पहले उस पीरियड के लिए ज़हनी तौर पर, उस टॉपिक के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लें. दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव एक्टिवेशन, कि वो ज़हनी तौर पर उस चीज के लिए तैयार हो जाए कि अब मैं पढ़ूं. सो 2 थिंग्स, एक जहां बच्चों को इन्वॉल्व कर लें, जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहते हैं, जहां बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नंबर 1, एंड नंबर 2 कि बच्चे को आपने ज़हनी तौर पर उस चीज के लिए तैयार भी करना है. तीसरी और अहम बात जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस. कि आप बच्चों को ना कहें कि बेटा जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आप उनको अटेंटिवली सुने. दीज आर स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस. टीचर सेंटर और टीचर डायरेक्शन ये होगी कि आप टीचर को कहें कि आप इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे खुद ब खुद आपको सुने. या आप अगर बच्चों को कहते हैं आप अटेंशन दें जब टीचर पढ़ा रहा हो, तो दीज आर टीचर सेंटर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड और स्टूडेंट डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन. लेकिन अगर आप टीचर को कहते हैं कि सर आप इस तरीके से पढ़ाए तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली आपको अटेंशन देंगे. आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे. आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे मजे जो है एंजॉय करेंगे आपकी क्लास को. नाउ दीज आर टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस, कि टीचर्स को आप ट्रेनिंग दे कि वो किस तरीके से पढ़ाए. टीचर्स को डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और मेथडोलॉजीज पढ़ाएं, सिखाएं कि वो किस तरीके से पढ़ाएं. जब टीचर्स ट्रेन होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट्स ठीक आएंगे. इट वाज टेली स्टडी और दीज वर द 3 फाइंडिंग्स.
So we are focusing on this teacher directed instructions in today's lesson as well as जो upcoming lesson है, और वहां पर ये भी देखेंगे कि बच्चों को कॉग्निटिव एक्टिवेशन किस तरह की जाती है, ज़हनी तौर पर किस तरह तैयार कर लें, और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए से आप क्लासरूम को ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। Now let's start with this one कि ये मेथड्स और मेथोडोलॉजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, मेथड्स कहते हैं अ यूनिवर्सली और जनरली एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ाने के डिफरेंट मेथड सुने होंगे, डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, वगैरह वगैरह। इस तरह से जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं तो लेक्चर मेथड है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या प्रोजेक्ट मेथड है, या असाइनमेंट मेथड है, वगैरह वगैरह। सो दीज आर द एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, or universally accepted or generally accepted ways of doing things. As far methodology is concerned, it is the use or justification of using a specific method. The use or justification of using a specific method is called methodologies. Now you may be a bit confused. हम कहते हैं lecture method. सो लेक्चर तो मेथड है, लेकिन लेक्चर मेथड कहाँ कहाँ पर यूजफुल होता है जब इस डिटेल में हम जाते हैं, सो दैट इजंट मेथड बट दैट इज द मेथडोलॉजी। व्हेन यू डिफाइन अ मेथड, दैट इज द मेथड, एंड व्हेन यू एड दैट हाउ एंड व्हाई इट शुड बी यूज्ड, देन दैट इज द मेथडोलॉजी। अब देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में कि कौन कौन से मेथड्स हैं, और फिर मेथडोलॉजीज को देखेंगे कि ये वाला मेथड कहां पर यूजफुल रहेगा, वेयर शुड इट बी यूज्ड एंड हाउ इट बी यूज्ड, इट कम्स अंडर मेथडोलॉजीज, एंड व्हाट इट इज, दैट इज द मेथड। मिसाल के तौर पर दीज आर द जनरली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। नंबर 1, लेक्चर मेथड। Number 2, lecture demonstration method, discussion method, assignment method, project method, role play method, and audio visual method. These are few of them. कुछ experimental method भी है। With the passage of time जो relevant बातें आती जाएंगी वो मैं आपको explain करते जाऊंगा। As far lecture method is concerned, लेक्चर मेथड के लिए 3 क्वालिफिकेशंस हैं। There are 3 qualifications lecture should be given. If these 3 qualifications aren't fulfilled, you must not deliver lecture then. Qualification number 1 is कि आपके पास ऑडियंस ज्यादा हो तब लेक्चर दिया करें। 2, 3, 4 बंदे हो उनको कभी भी लेक्चर ना दिया करें कि it will not be that much useful then. तो जब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके पास ज्यादा हो, you should deliver lecture, नंबर 1। नंबर 2, जब मटेरियल आपके पास ज्यादा हो, और नंबर 3, जब टाइम आपके पास कम हो। सो दीज आर द 3 क्वालिफिकेशंस। टाइम कम हो, मटेरियल ज्यादा हो, और ऑडियंस ज्यादा हो। इसमें से कोई भी चीज हो, सो यू शुड डिलीवर लेक्चर रादर देन यूजिंग एनी अदर मेथड देन। क्योंकि जब आप डिस्कशन करेंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, प्रोजेक्ट देंगे लॉट ऑफ टाइम, और मटेरियल आपके पास ज्यादा है, तो आसान तरीका इसका ये है कि आप लेक्चर दिया करें। लेक्चर इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ टॉपिक ऑफ अ कंटेंट। किसी भी कंटेंट को ओरली प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड अ लेक्चर। लेकिन लेक्चर डिलीवर करते वक्त इफ यू वांट कि लोग आपको सुने और लोग अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव रहे आपके लेक्चर में, सो यू शुड डू दीज थिंग्स। व्हाट शुड यू डू? Number 1 is you should give references. जब भी आप लेक्चर दे किसी भी फोरम पर, always give references. References कहते हैं कि आप कोट करें कि किस बंदे ने क्या कहा था अपने लेक्चर के दौरान। बार बार रेफरेंसेस दिया करें कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये फलां की स्टेटमेंट है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये फलां की स्टेटमेंट है। इसी तरह से क्लासरूम के अंदर अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो रेफरेंसेस कहाँ से देंगे? फौरन से आप कह दें कि पेज नंबर 45 पर बेटा आप देखें तो उसके सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एंड स्टूडेंट्स विल थिंक कि मैडम या सर ने तो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है।
It will give or put a very good impression in the minds of the participants के सर ने या मैडम ने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है. You should give references. चाहे आपकी एफिलिएशन किसी भी सोच फिक्र के साथ हो, लेकिन एक मैं रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर लूं. जाकिर नाइक साहब को आप सुने तो जब भी वो बात करते हैं वो रेफरेंस देते हैं, पेज नंबर फला और फला बुक फला टाइटल वगैरह, वो सारी की सारी चीजें बता देता है, लोग उनको सुनते हैं. Why? He is giving the references. पर्सनल ओपिनियन कम से कम बयान कर लिया करें लेक्चर में और रेफरेंसेस ज्यादा से ज्यादा दिया करें. लेकिन फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू स्टडी मोर. नंबर 2, जो भी आप बात करें किसी भी टॉपिक पर, इट शुड बी रेलेवेंट. रेलेवेंट से मुराद ये है कि इररेलेवेंट तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होंगी, नॉलेज आपके पास बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उस नॉलेज में से आपने सेलेक्ट करना है कि इस लेक्चर इस टॉपिक के लिए कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी मिसालें हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनका मैं रेफरेंस दूं, तो it will be more relevant. So you have to think about relevancy of the material also. People will listen to you then. Number 3, you should repeat as well as not repeat during the lecture. लेक्चर आप किसी भी टॉपिक पे दे रहे हैं तो आप रिपीट भी कर लिया करें और रिपीटिशन ना भी किया करें. आप रिपीट कर भी लिया करें और ना भी किया कर लिया करें. इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने कोई टॉपिक, किसी टॉपिक पर कोई अपनी राय दे दी या कोई रेफरेंस वगैरह दे दिया और 5, 10, 15 मिनट बाद फिर उससे मिलती जुलती कोई भी बात आ गई तो आप उस चीज को रिपीट करें कि इससे पहले हमने जो जिक्र किया था तो वो ये था. Now you are repeating, so you should repeat in this sense. लेकिन you shouldn't repeat. You shouldn't repeat in what sense? कि एक बात जो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है और बार बार आप उनको जस्ट अपने टाइम को इजाफा करने के लिए, यानी घंटा है तो घंटे को कवर करने के लिए आप उसको रिपीट कर रहे हैं. सो डोंट रिपीट फॉर दैट पर्पस. रिपीट फॉर एम्फेसिस, रिपीट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिपीट फॉर पुटिंग इन माइंड rather than repeating just for time passing or time killing. तो कर भी लिया करें और ना भी किया करें. चौथी बात कि एनालॉजी का इस्तेमाल कर लिया करें. एनालॉजी कहते हैं when you give example from daily life. लेक्चर मेथड में जो भी आप मिसाल दें सो ऐसी मिसाल दें कि उन लोगों के डेली लाइफ से वो रिलेवेंट हो. टीचर्स के लिए क्लासरूम से मिसालें दें, उनके लिए डेली लाइफ वो है. अगर मेडिकल के प्रोफेशन के लिए लोग हैं तो उनके जो है रेलेवेंट मिसालें दें. लास्ट टाइम मैं एक स्पीकर को सुन रहा था जो कि एकेडमिक लेक्चर्स देते हैं, लेकिन वो मदरसे के बच्चों को कुछ लेक्चर दे रहा था तो वो सारी की सारी मिसालें वो कुरान और हदीस और मदरसे से ले रहे थे और उन्हीं के बैकग्राउंड से मुतालिक बातें कर रहे थे, मिसालें दे रहे थे. सो दैट्स कॉल्ड एनालॉजी. कि जिसमें अगर बच्चों के लिए हो तो बच्चों के डेली लाइफ से एग्जांपल्स और टीचर्स के लिए हो तो टीचर्स के डेली लाइफ से एग्जांपल्स. अनदर थिंग इज टाइम मैनेजमेंट एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि 1 घंटे में कितना काम हम कर सकेंगे, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. नो, टाइम मैनेजमेंट इज कि आपको जितना टास्क दिया गया है उसको उसी मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर कवर करना, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. हम क्या कहते हैं कि चलो बिस्मिल्लाह कर लेंगे या क्लास शुरू कर लेंगे और 1 घंटे में जितना कवर कर लिया दैट विल बी ओके. नो, घंटा आपको मुतय्यन है, आपको पता है कि 1 घंटे का मेरे पास टाइम है और आपको टास्क का भी पता है कि ये मैंने कवर कर देना है. तो उसी के हिसाब से आपने स्पीड भी लगानी है, उसके हिसाब से आपने एग्जाम्पल भी देनी है, क्विट नहीं करनी. बाज़ औक़ात हम टॉपिक्स को छोड़ देते हैं कि टाइम की कमी थी एंड इट इज मैं कहता हूं it is inefficiency on part of a teacher or a trainer if he doesn't cover the available material in the allotted time. That is called time management. The last one, जो भी आप मटेरियल यूज करें, जो भी बात करें, ऑथेंटिक मटेरियल का इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि you are not the only source of knowledge these days. There is always this Mr. Google. गूगल में कोई भी बंदा आप जो भी कहते हैं जल्दी से वो सर्च कर लेते हैं और बता देते हैं कि सर आपने जो एक्सप्लेनेशन की, आपने जो डिफिनीशन दी, ये तो ये कह रहा है और आप ये कह रहे हो. सो रिमेंबर, लेक्चर के दौरान आप जो भी बात करें सो इट शुड बी ऑथेंटिक. और जितना भी आप मिनिमम पर्सनल ओपिनियन, बल्कि अपने पर्सनल ओपिनियन को सेकंड करने के लिए, रिमेंबर
अपने पर्सनल ओपिनियन को सेकंड करने के लिए आप रेफरेंसेस दिया करें कि मैं जो बात कह रहा हूं तो फला 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 बुक्स में या फला फला बंदे ने भी ऐसी बात कही हुई है. पीपल विल बी लिसनिंग टू यू एंड पीपल विल बी लिसनिंग टू योर लेक्चर. सो दीज आर द 6 थिंग्स टू बी कंसिडर्ड इन माइंड. अब फायदा क्या है? फायदा इसका ये है, अगर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर उनको हम कंक्लूड कर लेते हैं कि आप तो टॉपिक्स आपके पास बहुत लंबा हो तो उसको आप आराम से कवर कर सकते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कम से कम टाइम में आप वो चीज पहुंचा सकते हैं. नंबर 2, लेक्चर मेथड का एडवांटेज क्या है कि इसके लिए कोई इक्विपमेंट, कोई लैब वगैरह की जरूरत नहीं होती. एक माइक की जरूरत होती है या एक स्टैंड की जरूरत होती है. आप खड़े हो जाएं और लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर लें. इवन लर्निंग मटेरियल जिस तरह के बुक्स वगैरह होते हैं तो उनकी भी जरूरत नहीं होती. और जो अच्छी खासियत है, और टीचर्स को मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी कभी लाजमन लेक्चर दिया करें, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है और टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है. जब आप लेक्चर देते हैं so students are listening to you and getting information or knowledge from whatever you are saying. so उनकी स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है. और टीचर जब लेक्चर डिलीवर करता है तो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के लिए रिमेंबर वन थिंग, लेक्चर के लिए इफ यू आर गोइंग टू डिलीवर 1 minute लेक्चर, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट फॉर 10 minutes. एक रिसर्च में पढ़ रहा था, इट सेज 1 मिनट के लेक्चर के लिए 10 मिनट्स की तैयारी करनी पड़ती है, जबकि 10 मिनट के लेक्चर के लिए आपने 100 मिनट तैयारी करनी है. सो इट will develop your communication skills also if you are delivering a lecture. अब देखते हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को. बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर आप लेक्चर नहीं दे सकते. मिसाल के तौर पर अगर आपने बॉडी पार्ट्स समझाने हो, बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट्स पर आप लेक्चर दे सकते हैं कि आंख की शक्ल ऐसी होती है, नाक की ऐसी होती है, इतने बोन्स होते हैं आपस में, इतने ऐसे कनेक्टेड होते हैं. फिर जस्ट लाइक दैट फॉर ब्लाइंड मैन और एन एलिफेंट, वो वाली बात बन जाएगी जब आप ऐसे टॉपिक्स लेक्चर के जरिए पढ़ाएंगे. तो या आप मैप के मुतालिक पढ़ा रहे हैं और आप कहें कि साउथ में पाकिस्तान के ये है, नॉर्थ में ये कंट्री वाकई है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है. सो स्टूडेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड थिंग. इस तरह आप कोई स्ट्रक्चर वगैरह बयान कर रहे हैं और आप उस पर लेक्चर दे दे, पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू. फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज अनदर मेथड एंड दैट इज लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. अब लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किसे कहते हैं? इट इज डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड्स प्लस परफॉर्मेंस. आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो और जो चीज बता रहे हो तो वो दिखा भी रहे हैं. एक्सप्लेन, ऑरली एक्सप्लेन कर रहे हैं और विजुअली वो उस चीज को देख रहे हैं. यानी बॉडी पार्ट्स पे आप लेक्चर दे रहे हैं तो आपने कोई ढांचा वगैरह लिया हुआ है, कोई ढांचा वगैरह लिया हुआ है और उसको देखकर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, या कोई मॉडल वगैरह डिस्प्ले करके उनको बता रहे हो कि ये चीज ये है जिसके मुतालिक मैं जिक्र कर रहा था. सो इट इज एन ऑरल एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. यहां पर कोई मॉडल या कोई इक्वेशन वगैरह, पिक्चर वगैरह ट्रेनर या टीचर के पास है and he is explaining to these students that what is it. Similarly, वो चीजें जो इस मॉडल में है या जो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पर वो डिस्प्लेड भी हैं. Remember one thing, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड में मेन फर्क ये है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने साबित करना होता है, कोई भी इक्वेशन वगैरह हमने साबित करनी होती है, प्रूफ लानी होती है. जबकि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो हो चुका है तो उसको एक्सप्लेन करना होता है. रिपीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में कोई मॉडल, कोई ऑर्गन, कोई इंस्ट्रूमेंट हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज इट, हाउ इज इट मेड. और एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो जो सारा का सारा प्रोसेस है वो साबित करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट के मैं जो कह रहा था ये चीजें आप मिला लो तो इससे ऑटोमेटिकली ये चीज बन जाएगी. That is called the experimental method. So जहां पे साबित करना हो that is experimental method, जहां पे explain करना हो that is the demonstration method. That is the main difference. अब demonstration method का जो है फायदा क्या है जब आप demonstrate करते हैं?
कि whatever you demonstrate knowledge becomes permanent, क्योंकि at a time आपके बहुत से senses वहां पे बहुत से senses at a time काम कर रहे होते हैं। किस तरह से senses? अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो वहां पर जस्ट आपके कान या लिसनिंग स्किल स्टूडेंट्स के डेवलप होती हैं, सिर्फ वो सुन रहे होते हैं, एक सेंस। आंखें बंद करके भी वो आपके लेक्चर को सुन सकते हैं, लेकिन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने आपकी हरकत को भी देखना है और आप जो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको भी देख रहे हैं, फिर साथ साथ में आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, तो उनको यानी स्पीकिंग, लिसनिंग और वो टच करना, आईज की तरह के जरिए से देखना, मतलब 4-5 सेंसेस एट अ टाइम जो है दे आर वर्किंग टुगेदर, सो नॉलेज बिकम्स मोर परमानेंट एज कंपेयर टू द लेक्चर मेथड। Another thing, no time is wasted, क्योंकि बच्चा लेक्चर जब सुन लेता है तो घर में जाकर फिर उसके वेरिफिकेशन, फिर उसकी प्रूफ वगैरह देखता है कि सर जो बता रहे थे वो कि पॉसिबल भी है कि नहीं। लेकिन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में आप जो कुछ बता रहे हैं वो सामने दिखा भी रहे हैं, चाहे वो रियल डॉक्यूमेंट हो, रियल ऑब्जेक्ट हो या कोई मॉडल वगैरह हो, सो वो आप उनको दिखा रहे हैं, तो बीच में जो गैप है थिंकिंग और प्रैक्टिसिंग दे गो पैरेलल, जबकि लेक्चर मेथड में थिंकिंग और practicing they goes not at the same time, but later on he will be applying whatever he has learnt in the lecture method. Another thing कि वो लोग जो बात चीजों पर यकीन नहीं रखते कि ये चीज हकीकत में है भी कि नहीं, लेकिन जब आप रियली उनको दिखा देते हैं, यानी अगर आप बोन्स के मुतालिक बताते हैं कि अराउंड अबाउट 206 मिसाल के तौर पर बोन्स हैं, लेकिन पीपल में डाउट कि नहीं हमें तो जो विजिबल है वो तो कम है, लेकिन अगर आप वो स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर लें और उसके अंदर पार्ट्स उनके दिखा दे कि ये देख लें, ये चीजें हैं जिनके मुतालिक में दे विल स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके व्हाटएवर ही इज प्लानिंग इट्स राइट। इस तरह दिल का स्ट्रक्चर है, तो दिल के स्ट्रक्चर में आप लाख बता रहे कि शरियानें होती हैं, वेन्स होते हैं वगैरह वगैरह, दे मे नॉट बी कन्विंस्ड, लेकिन मॉडल्स आप अगर उनको बता दे कि देखिए जिनके मुतालिक मैं जिक्र कर रहा था तो ये चीजें हैं, सो दे मे बी मोर कन्विंस्ड। आई माई सेल्फ रिमेंबर कि सिर्फ एक दफा लैब के अंदर टीचर ने हमें वर्नियर कैलिपर वो दिखाया था और स्क्रू गेज, एंड आई स्टिल रिमेंबर हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, क्योंकि वो मैंने खुद किया था। दैट वाज द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर ने मुझे करवाया और फिर मैंने खुद वो किया। आई स्टिल रिमेंबर द नेम्स ऑफ दो स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट जिनके मुताबिक उन्होंने लेक्चर्स दिए थे आई डोंट रिमेंबर एट ऑल। अब अपने स्कूल के जमाने को याद कर लें तो जो चीजें आपको करवाई गई थी और आपने खुद जिनकी प्रैक्टिस की थी, you may be remembering, और जिनको नहीं कहता you may not be remembering them at all. अब देखते हैं डिस्कशन मेथड को। It is a very effective method of teaching as well as of understanding. Remember one thing, आमतौर पर डिस्कशन मेथड, I need your attention, आमतौर पर जो डिस्कशन मेथड है वो कहाँ पे यूजफुल है? जहां पर लोग सेम मेंटल लेवल के हो, तो वहां पर डिस्कशन मेथड इज वेरी मच यूजफुल। रिपीटिंग, डिस्कशन मेथड कभी भी उन लोगों के बीच में यूजफुल नहीं होता अगर उनके मेंटल लेवल में फर्क है, यानी एक बोल हो हाई क्वालिफाइड है और दूसरे बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, इल्म वगैरह, सो वहां पर डिस्कशन मेथड इजंट दैट मच यूजफुल। डिस्कशन मेथड इज यूजफुल वेयर दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। और किस पर्पस के लिए की जाती है डिस्कशन मेथड? किसी चीज को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए की जाती है। लेकिन ये तो हो गई ट्रेनिंग की बात या बहुत हाई लेवल पे बात। अब क्लासरूम के अंदर डिस्कशन मेथड को आप किस तरह से फिर अप्लाई करेंगे? वहां पर बच्चों को आपने जो पढ़ाया तो उसी के अंदर से सवाल जवाब का सिलसिला, या बीच बीच में उनसे पूछे कि बेटा इसकी क्या मीनिंग थी, आप मुझे बताएं, या आप मुझसे पूछे, या इसकी क्या इंटरप्रिटेशन थी, या इसके बाद क्या होगा वगैरह। दैट इज कॉल्ड द डिस्कशन मेथड इन द क्लासरूम। क्लासरूम का जो डिस्कशन मेथड है, इट इज वेरी मच यूजफुल जस्ट लाइक द अदर वंस आल्सो। कहां पे यूजफुल है? इट इज यूजफुल फॉर कंसेंसस डेवलपमेंट, जहां पर वेरिएशन इन ओपिनियंस हो। हर सब्जेक्ट के अंदर डिस्कशन मेथड इजंट यूजफुल, साइंस के अंदर डिस्कशन मेथड इजंट यूजफुल, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज हैं, जो सोशल साइंसेज हैं, वहां पर डिस्कशन मेथड इज वेरी यूजफुल।
तो जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वहां पर डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि इसके जरिए से क्या चीज डेवलप होती है, कंसेंसस डेवलप होती है। कंसेंसस कहते हैं इत्तेफाक राय को। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस होंगे, उनको जब डिस्कस करेंगे तो किसी तीसरे नतीजे पर पहुंचेंगे, किसी बात पर पहुंचेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस डेवलपमेंट। सो एक तो कंसेंसस डेवलपमेंट के लिए discussion is very much important. Number 2, discussion is very much important for bringing clarity. जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे, remember one thing, अगर आप डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते, being even a teacher और स्टाफ रूम के अंदर भी आप किसी भी एकेडमिक टॉपिक पर डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते या नहीं लेती, ओवर देयर आपको खुद भी क्लैरिटी नहीं आएगी और दूसरों को भी क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। क्योंकि डिस्कशन के जरिए से दो बातें बड़ी यूजफुल हैं। दो बातें, रिमेंबर दीज टू थिंग्स। जब भी आप डिस्कशन करते हैं, चाहे इनफिरादी तौर पर हो और चाहे दूसरों के लिए हो, तो दो फवायद हैं बहुत बड़े। एक तो आपके अपने नॉलेज की रिफाइनमेंट होती है, यानी मैं अगर आप 7-8 बंदे हैं आपके साथ डिस्कशन कर लूं, सो कुछ मेरी अपनी नॉलेज और कुछ आप लोगों की नॉलेज आ जाएगी और एक नई चीज निकल आएगी। सो माई नॉलेज विल बिकम मोर एंड मोर रिफाइंड, माई एग्जाम्पल्स विल बी मोर एंड मोर रिफाइंड, my explanation will be more and more refined. Number 1, refinement आती है। Number 2, कि जो मेरे इल्म में है, मेरे नॉलेज में है, तो उसकी अप्रूवल भी चाहिए। जब आप डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते तो आप समझते हैं या आप समझती हैं कि मैं जो कह रहा हूं बस यही ठीक है। नो, अपनी बात को सच साबित वाकई करने के लिए आप डिस्कशन कर लिया करें। अगर फोरम कहे कि आपकी बात ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ओपिनियन की अप्रूवल हो गई। लेकिन अगर फोरम मिसालों के जरिए से आपकी बात को गलत साबित कर ले या उसमें अमेंडमेंट कर ले, तो आपकी रिफाइनमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफाइनमेंट हो जाएगी। सो डिस्कशन कर लिया करें। एक तो इसके अपने इल्म, आपके अपने नॉलेज की रिफाइनमेंट होती है, और आपको जो ओपिनियन है तो इसकी अप्रूवल भी आती है। क्लासरूम के अंदर फायदा क्या है जब आप डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर? नंबर 1 ये है कि एक तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। नॉलेज, अगर आप जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, रूट मेमोराइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, सो ब्लूम टैक्सोनॉमी के फर्स्ट लेवल पर आप फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो आप उनको अंडरस्टैंड भी करवा रहे हैं, सो ब्लूम का दूसरा लेवल आ जाता है। इसी तरह से डिस्कशन, इफ यू रिमेंबर, सो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा था कि इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट लेवल, और इस सेंस में हाईएस्ट लेवल के वहां पर बच्चा अपना ओपिनियन देना शुरू कर देता है, उनकी अपनी ओपिनियंस होती है, अपनी राय होती है। सो इवैल्यूएशन पर्पस के लिए, क्योंकि जब डिस्कशन होती है तो बच्चा अपना ओपिनियन ही देता है कि मेरे ख्याल में सर ये इस तरह से था, आई थिंक इट्स राइट, आई थिंक इट्स रॉन्ग। सो आप बच्चे को हायर ऑर्डर थिंकिंग पर लेके जा रहे हो। सो क्लासरूम के अंदर भी डिस्कशन कर लिया करें, बच्चों को समझाने के लिए और बच्चों को इवैल्यूएशन स्टेज पर ले जाने के लिए। देन कुछ प्रिंसिपल्स जो लाजमन आप जहन में रख के जब भी आप डिस्कशन करें, अगर आप एज ए ट्रेनर हैं, एज ए टीचर हैं, एज ए रिसोर्स पर्सन कहीं पे जा रही हैं, सो रिमेंबर दीज थिंग्स कि कुछ बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और जो इसके अंदर अगरचे नहीं लिखा वो इजाफी बात कि आपकी डिस्कशन कभी भी किसी को शर्मिंदा करने के लिए ना हो, कभी भी किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए ना हो, कभी भी अपने नॉलेज को दूसरों पर इम्पोज करने के लिए ना हो। इस मकसद के लिए कभी भी डिस्कशन ना कर लिया करें। इस मकसद के लिए हो कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ सीख लूंगा, या आपको दूसरे बंदे के मेंटल लेवल का पता चल जाता है, तो डिस्कशन के जरिए जब पता चल जाता है तो उसके मेंटल लेवल पे जाके फिर उनके साथ बातें कर लिया करें। डिस्कशन मेथड को दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल हरगिज ना किया करें। कुछ प्रिंसिपल्स ये हैं कि आप जब भी सवाल होते हैं तो रिस्पॉन्ड दिया करें, रिएक्ट ना किया करें। डिस्कशन मेथड में लाजमी बात है, कुछ लोग आपसे सवाल करेंगे तो आप रिस्पॉन्ड कर दिया करें, सवाल का जवाब दिया करें, रिएक्ट ना हुआ करें, बरहम ना हुआ करें। नंबर 2, जब डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मेथड टू बी यूज्ड, क्योंकि वहां पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो जब भी आप डिस्कशन करें तो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो सारे के सारे आप तैयार करके जाए, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अब आप मेजरमेंट पे सेशन ले रही हैं
तो लाजमी बात है, एक्सपेक्टेड ये है कि आपसे मेजरमेंट के मुताबिक पूछा जाएगा। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड है कि आपके से असेसमेंट और इवेल्युएशन के मुताबिक भी बात हो, या फिर अंदर जाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट की भी बात हो। तो इससे रिलेवेंट जितनी भी क्वेश्चंस हैं तो वो लाजमन, क्योंकि एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, आखिर में आपने ही चीज़ों को कंक्लूड करना होता है। जब आपने कंक्लूड करना होता है तो शायद कुछ सवालात ऐसे हों जिनका जवाब आपको डिस्कशन में ना मिले, तो फिर आपने उनके जवाब भी देने हैं। अनदर थिंग, कि डिस्कशन मेथड में नेवर बी सीरियस। तो जब आप सीरियस होते हैं तो आप ऐसा शो करते हैं कि लोगों को आप ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मुझसे सवाल ना किया करें। लेकिन व्हेन यू वेयर अ स्माइल ऑन द फेस, जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप मुझसे सवाल करें। सो डिस्कशन में इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस आल्सो, जब आपके चेहरे पर स्माइल हो। अनदर थिंग कि डिस्कशन मेथड के दौरान जब एक दफा किसी बात पे एग्रीमेंट हो जाती है तो फिर उसको मजीद हरगिज उस पर मजीद डिस्कशन ना किया करें, क्योंकि हर बंदा अपने जहन में एक होल बनाता है पार्ट्स का। जब वो होल बन जाता है, जब आप मजीद उस पर डिस्कशन करते हैं, पीपल विल फील बोर देन। और अनदर थिंग कि अप्रिशिएट द एडवर्स ओपिनियंस। डिस्कशन मेथड में आपके खिलाफ भी अगर कोई बात चली जाती है सो उसको भी अप्रिशिएट करे, क्योंकि हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। कभी भी उनको पर्सनल ना लिया करे। वो आपके साथ नजरियाती इख्तिलाफ रखा है, जाती इख्तिलाफ हरगिज नहीं रख रहा, इसको जहन में रखें। और इररिलेवेंट डिस्ट्रैक्टर्स को अवॉइड कर लिया करें। इररिलेवेंट डिस्ट्रैक्टर से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात पार्टिसिपेंट्स के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कुछ सवालात छेड़ने के लिए करते हैं या आपको अपने टॉपिक से हटाने के लिए। तो अगर इररिलेवेंट सवाल कोई आ जाता है तो आप उस बंदे को ये कहें कि आपका सवाल तो जबरदस्त है, लेकिन मुनासिब मौके पर फिर इसका हम जवाब देंगे या लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने उसको डिस्करेज भी कर लिया और नहीं भी किया। लेकिन अगर आपने पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर लिया किसी बंदे को, so when he gets a chance he will ask you those teasing questions where you will be humiliated. लेकिन टेक्टफुली irrelevant distractors और ऐसे लोगों को, ऐसे डिस्कशन को आप अवॉइड कर लिया करें। और उसके लिए आसान तरीका ये है कि डिस्कशन के लिए आप नॉर्म्स डेवलप कर लें कि इन नॉर्म्स को जहन में रखकर हम डिस्कशन कर लिया करेंगे। फायदा क्या है डिस्कशन का कि यहाँ पर फोकस जो है वो लर्निंग पे होती है, टीचिंग पे नहीं। जब आप बच्चे के साथ भी डिस्कशन कर रहे तो आपका मेन मकसद है कि इस बच्चे को ये चीज में समझा दूं। अनदर थिंग के रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जब भी आप किसी माहौल में डिस्कशन कर लेते हैं या कर लेती हैं तो जब घर वापस चली जाती हैं वहां पर आप थिंकिंग कर रही होती हैं कि मैंने जो मिसालें दी वो रिलेवेंट थी, मैंने जो बात की उसमें वजन थी कि नहीं, मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था तो वो रिलेवेंट थे कि नहीं है। These are called reflective practices or reflective thinking. इसके लिए गिब्स का एक साइकिल है, I will discuss that Gibbs cycle at some stage, जो reflective cycle भी इसको कहते हैं कि how to reflect upon your actions. So discussion method provides you an opportunity to reflect upon your thinking also, or and upon your that even also. Another thing important of the discussion method is कि इट्स एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप होती है। हर बंदे के अपने अपने ओपिनियन एंड ही इज शेयरिंग हिज ओपिनियन, सो अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड एवरीबॉडी वांट्स टू से समथिंग। लेक्चर मेथड में few of them gets the opportunities. In the discussion method all of them gets the opportunity. यहाँ पर ये बिल्कुल आपको उलट दिख रहा है लेक्चर मेथड का। जब पार्टिसिपेंट्स आपके पास कम हो तो उस सूरत में डिस्कशन मेथड इज वेरी मच यूजफुल। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर बंदा अपने मुतालिक खुद सोचता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग थी, कौन कौन सी गलतियां हो गई। सेल्फ एक्सप्रेशन की ट्रेनिंग होती है कि बंदा अपने आप को के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज का चुनाव करे, मुनासिब मिसालों का चुनाव करे। सो जब आप डिस्कशन कर लेते हैं, एक दिन आपने डिस्कशन कर लिए, अगले दिन आप मजीद रिफाइन होकर आती हैं या होकर आते हैं। वजह उसकी क्या है? क्योंकि डे टू डे आपकी ट्रेनिंग हो रही है हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, हाउ टू यूज द वर्ड्स। और टॉलरेंस बहुत ज्यादा डेवलप होती है डिस्कशन मेथड में, क्योंकि ओपिनियंस में वेरिएशन होती है। शायद आपके खिलाफ भी ओपिनियंस हो, लेकिन आपने उसको बर्दाश्त करना है। अब देखते हैं असाइनमेंट मेथड को। एज फार असाइनमेंट मेथड इज कंसर्न, यहाँ पर हम बच्चे को
जो होमवर्क देते हैं दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट मेथड, या कोई भी घर के लिए टास्क देते हैं दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट मेथड, या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आपने असाइनमेंट देखे होंगे। एक है प्रोजेक्ट मेथड, एक है असाइनमेंट मेथड, एक दूसरे के से मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है? असाइनमेंट मेथड में हम बिगिनिंग देते हैं, आगाज देते हैं कि ये चीज है और इस पर कोई चीज बना कर ले आओ, दैट इज द असाइनमेंट। प्रोजेक्ट मेथड में हम एंड देते हैं कि ये चीज मुझे चाहिए जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें मौजूद हों। असाइनमेंट मेथड में दोबारा से बता दूं, असाइनमेंट मेथड में हम बिगिनिंग देते हैं जबकि प्रोजेक्ट मेथड में हम एंड देते हैं। एंड आप बिगिनिंग आपने दे दी कि मुझे ये चीज चाहिए, इस तरीके से आप कोई भी चीज डेवलप करके दे दे हम मुझे, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट, कोई भी चीज। और जब आप स्पेसिफाई करते हैं कि ये चीज मुझे बना कर दे दे जिसके अंदर ये खूबियां हों, यू आर गिविंग अ प्रोजेक्ट। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर आप बच्चे को कहते हैं, यानी अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो बच्चों को कहते हैं कि आप कोई ऐसा कैमरा बना दे जो मूवमेंट को डिटेक्ट करे, तो आपने एंड डेस्टिनेशन भी दे दी कि ऐसा कैमरा जो मूवमेंट को डिटेक्ट कर ले, जो ये खूबियां रखता हो। असाइनमेंट मेथड ये है कि आप कोई भी काम कर ले इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए, ये आपके पास इक्विपमेंट से और आप इसमें से कोई भी चीज बना ले, तो उनकी मर्जी उससे जो भी चीज बना लेते हैं। असाइनमेंट के लिए जो अगर क्लासरूम आप अपने स्कूल लेवल पर आप जिक्र कर लें, सो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके दिया करे कि बेटा ये टास्क आपको लोगों को दिया जा रहा है ये किस मकसद के लिए है, होम टास्क दिया जा रहा है तो किस मकसद के लिए है। नंबर 1, objectives should be defined. Number 2, there should be no repetition and no reproduction of already taught ideas. होम असाइनमेंट जब हम बच्चों को देते हैं तो अगर सेम क्वेश्चंस आप देते हैं तो इट्स नॉट एन असाइनमेंट एट ऑल। नो, आपने एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन देने हैं असाइनमेंट के लिए। इफ यू रिमेंबर तो ब्लूम टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा था कि नॉलेज कंप्रिहेंशन देन एप्लीकेशन, सेम नहीं बल्कि सिमिलर चीजें दिया करें होम टास्क के लिए, दैट विल बी एन असाइनमेंट। आपने ग्रामर पर पढ़ा दिया, कुछ सेंटेंसेस उनको बता दिए, फिर नए आपने अल्फाज दे दिए और बच्चों को कहा कि इन पर कोई सेंटेंसेस बना कर ले आए। जब इन पर कोई सेंटेंसेस बना कर ले आए तो यू आर गिविंग देम द असाइनमेंट। इसी तरह से मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आपने दे दिया और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपने उनको हल करवा दिया, जब हल करवा लिया फिर होम टास्क आपने दे दिया, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बल्कि एक नया क्वेश्चन दे दिया कि ये नया क्वेश्चन हल करके लेकर आए, सो एप्लीकेशन लेवल का आपने क्वेश्चन दे दिया। इस तरह से जो भी सवाल दें आप बच्चों को, जो भी टास्क दे बच्चों को, सवाल या टास्क, तो आप बच्चों में थोड़ा सा स्ट्रेस डजंट मीन इट शुडंट बी टेकन इन द नेगेटिव सेंस। एक यू स्ट्रेस है, एक डिस्ट्रेस है। यू स्ट्रेस कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस और एक है डिस्ट्रेस जब आप बच्चे को परेशान करते हैं। सो यू स्ट्रेस दिया करें EU और फिर स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, EU स्ट्रेस कहते हैं कि आप पॉजिटिव स्ट्रेस दिया करें। स्ट्रेस से मुराद ये है कि कभी भी बच्चों को लॉलीपॉप ना दिया करें कि आपने जो कुछ पढ़ाया तो बस हूबहू उसी लेवल का क्वेश्चन आप होम टास्क में भी दे। नो, थोड़ा सा डिफिकल्ट, जिसके लिए उनको थोड़ा घर में होमवर्क करना पड़े। ऐसा ना हो कि घर पहुंचकर जल्दी जल्दी से कर ले और आपको वापस कर लेकर आए कि मैडम ये मैंने कर लिया। नो, यू शुड डेवलप बिट ऑफ स्ट्रेस इन द असाइनमेंट। और जो असाइनमेंट आप दे रहे हैं तो उसके लिए डिफाइंड रूब्रिक्स हों। असेसमेंट में हम रूब्रिक्स पे डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया, मार्किंग स्कीम उनके साथ शेयर कर लिया करें कि बेटा जो टास्क आपको दिया जा रहा है तो इनको इन एंगल से फिर मार्क किया जाएगा, तो आपके आंसर में या आपके इस असाइनमेंट में ये चीज होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द रूब्रिक्स टू बी डिफाइंड एंड शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स आल्सो। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो सेल्फ स्टडी, अगर आप रियल असाइनमेंट देते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चे खुद स्टडी करते हैं। फिर इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं कि उस कंटेक्स्ट से निकलकर जिस कंटेक्स्ट के अंदर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है वो बच्चे अपनी तरफ से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी अगर आप अल्लामा इकबाल के असाइनमेंट्स देख लें तो वहां पर हर बंदा अपने अपने एंगल से स्टडी करके उसके आंसर्स दिख रहा होता है। इस तरह यूनिवर्सिटी लेवल पर आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलते हैं, सो वहां पर आप इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेस से डेटा लेकर और आंसर देते हैं। सो सेल्फ स्टडी एंड इंडिपेंडेंट स्टडी प्लस मोर क्रिएटिव, क्योंकि आप जस्ट बिगिनिंग देते हैं और
स्टूडेंट्स को आप ओपनली छोड़ देते हैं कि वो अपनी मर्जी से उस पर जो भी बनाकर जो भी लिखकर ले आए, यानी इवन अगर जुमले उनको बनाने के लिए दे रहे हैं कि इस पर आप अपनी मर्जी से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जुमले लेकर आए, सो इट इज आल्सो क्रिएटिविटी एट देयर लेवल। नाउ एज फॉर प्रोजेक्ट मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जहां पर आप एंड देते हैं कि ये चीज जिसके अंदर ये खासियतें हों, ये चीज मुझे चाहिए, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट मेथड। सो ओवर हियर द एंड इज शोन। लेकिन प्रोजेक्ट देते हुए इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए करें, यानी अब हर एक लेवल के अपने अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपने बच्चों को कहा कि ऐसा चार्ट बनाकर ले आए जिसके अंदर फला फला चीज की पिक्चर्स हो, दैट इज आल्सो प्रोजेक्ट। घर में जाकर फला फला चीजों को आप जितने भी चीजें हैं फला पर्पस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं तो उनके पिक्चर यहाँ पे ड्रा कर ले, दैट इज आल्सो प्रोजेक्ट, या उनके मॉडल्स बना ले, दैट इज आल्सो प्रोजेक्ट। हर एक लेवल के अपने अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो ईसीसी के टीचर्स हैं तो उनके पास तो ईसीसी रूम होता है, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो वहां पर उनका इस्तेमाल कर लिया करें, इट इज आल्सो प्रोजेक्ट। अब जब भी प्रोजेक्ट दिया करें सो एक पर्पसफुल एक्टिविटी हो, घर में कोई चीज इकट्ठा करना हो तो एटलीस्ट उनको पता हो कि इसका मकसद क्या है, और वो जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो और इससे डेली लाइफ में कुछ फायदा भी बच्चों को पहुंचे, ऐसा प्रोजेक्ट दिया करे बच्चों को। और साथ साथ उनको क्लियर और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिया करे कि ये जो टास्क आप लोगों को बच्चों को दे दिया जा रहा है तो इसका मकसद ये है, इसका फायदा आप लोगों को ये पहुंचेगा। नंबर 2 कि जो भी आप टास्क दें तो बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को देखें। ये नहीं कि पूरी की पूरी क्लास के लिए आप एक ही प्रोजेक्ट दे दें, नो। जिन बच्चों की जिस एरिया में इंटरेस्ट हो और जहां जिस चीज के लिए वो कैपेबल हो और एबल हो, तो उनको वो टास्क दिया करें, या 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर उनको मुख्तलिफ टास्क दिया करें अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड देयर एबिलिटी लेवल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आप उनको वो टास्क दिया करें जिसके लिए उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हों, प्लस मटेरियल रिसोर्सेज हों, प्लस मॉनेटरी रिसोर्सेज हों, और वो चीज अवेलेबल भी हो और इसके लिए जो अलॉटेड टाइम है तो उसके अंदर हो भी सके। यानी ऐसी चीजें उनसे ना मांगे कि बेचारे उनके पेरेंट्स जो है उन चीजों के लिए बाजार में फिरते रहें या ख्वार होते रहें और वो चीजें उनको मिली ही नहीं। वो चीजें उनको बताएं जो कि लोकली अवेलेबल, लोकल मार्केट या आम दुकानों में अवेलेबल भी हो। अब रोल प्ले क्या है? रोल प्ले इज अनदर वन, जहां पर बच्चों को आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से कहते हैं कि वो प्रैक्टिकली उन चीजों को परफॉर्म कर ले, दैट इज कॉल्ड अ रोल प्ले। रोड किस तरह से क्रॉस किया जाता है? तो रोड को आप लाख लेक्चर दे दे, लाख डिमॉन्स्ट्रेट करके दे दे, खुद करा दे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक आर्जी या फर्जी तौर पर सड़क बना दे और उसको कहें कि बेटा अब इसको क्रॉस कर ले, वहां पे सिग्नल्स पे बंदा बच्चा हाथ खड़ा कर दे सिग्नल्स वगैरह के लिए, और एक बच्चा वैसे ही वहां से गुजर रहा हो, वो गाड़ी का रोल अदा कर ले और पैसेंजर वगैरह। So these sort of activities are called role plays, जहां पर जो भी कंसेप्ट हो, जो भी चीज हो, जो भी एटिकेट्स हो, वो सिखाने के लिए आप अगर रियल सिचुएशन पॉसिबल ना हो तो मॉक सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करा ले, दैट इज कॉल्ड रोल प्ले। अब रोल प्ले का फायदा क्या है? नाउ ओवर हियर यू कैन सी कि ये जो है मुख्तलिफ रोल प्लेयर्स है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई पुलिसमैन बना हुआ है, इनके मुख्तलिफ टैग्स वगैरह लगे हुए हैं, इनके जो भी रोल्स उनको दिए गए हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। यानी कोई स्टोरी वगैरह है तो उस पर भी रोल प्ले किया जा सकता है, कोई सोशल लर्निंग है तो उस पर भी रोल प्ले किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन रोल प्ले के लिए कुछ चीजों का बहुत ज्यादा जहन में रखें इन चीजों को कि जब भी आप रोल प्ले बच्चों को कराए तो किन चीजों का? एक तो जो भी रोल प्ले हो तो उनको उसका मकसद बता दें कि बेटा ये जो रोल प्ले अभी हो रहा है तो इसका मकसद ये है, इसका फायदा ये है, वैसे रोल प्ले ना करें। दूसरा कि एक्सप्लेनिंग द सिनेरियो, आप सिनेरियो भी एडवांस में बच्चों को बता दें कि बेटा ये बैकग्राउंड है और आप लोगों का ये किरदार है। यानी इवेंट से पहले भी कुछ हो चुका होगा, जो वहां पे खड़े हैं तो उससे पहले भी लाजिम बात है कुछ ना कुछ गुजर चुका होगा, वो सारी की सारी बातें वो सिनेरियो उनको बता दे और हर एक बच्चे को अपना अपना टास्क भी बता दे। फिर बच्चे चूंकि भूल जाते हैं तो उनको जुबानी तौर पर इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय उनको रिटन इंस्ट्रक्शन दे और उनको ये भी बता दें कि आपने ये रोल प्ले करना किस तरह से है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज
کہ جب بھی آپ فیڈ بیک دیں جب وہ رول پلے کر لیں. ڈاکٹر کا کردار تھا, پولیس مین کا کردار تھا, ٹیچر کا کردار تھا, نرس کا کردار تھا, واٹ ایور. تو جب وہ ایکٹنگ کر لے تو ایکٹنگ کے بعد آپ ان کی ایکٹنگ پر کمنٹس پاس نہ کیا کریں, بلکہ جو میسج تھا اس کے اندر اس کے لیے فیڈ بیک پرووائڈ کر دیا کریں. ریپیٹنگ, رول پلے کا مقصد ہرگز بچوں کی ایکٹنگ کو نہیں دیکھنا ہوتا, بلکہ کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے, یا آپ نے کوئی سوشل لرننگ بچی کی کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے رول پلے کراتے ہیں. تو جب رول پلے ختم ہو جاتا ہے تو رول پلے کے بعد فیڈ بیک جب آپ دیتے ہیں تو یہ نہ کریں کہ فلاں کی ایکٹنگ زبردستی, فلاں کی کمزور تھی, آپ کو ایسا کرنا چاہیے. نو, پرووائڈ فیڈ بیک اباؤٹ دا آبجیکٹیوز کہ اس رول پلے کے اندر یہ مقصد تھا اور یہ فلاں بچے نے جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا اور اس کا مقصد یہ تھا, فلاں کا کردار یہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا. سو آپ پرفارمنس پر کمنٹس نہ کیا کریں بلکہ آبجیکٹوز پر فیڈ بیک پرووائڈ کر دیا کریں, کیونکہ آپ نے ان کو ایکٹر نہیں بنانا تھا بلکہ رول پلے کے ذریعے کچھ میسج کنوے کرنا تھا. کہاں پہ یوزفل ہے جب آپ گریٹنگز کرتے ہیں, کس طرح سے آپ اس میں ہاتھ ملاتے ہیں, ملتے کس طرح سے ہیں, چیزوں کو سیلیبریٹ کس طرح کیے جاتے ہیں, انویٹیشن لوگوں کو کس طرح سے دی جاتی ہے, یا عید وغیرہ پر کس طرح سے, یا کچھ اور جو ہے فاسٹ وغیرہ کس طرح سے جو مختلف ریلیجیس پرفارمنسز ہیں تو ان کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے, تو ان کی آپ رول پلے کرا سکتے ہیں. فائدہ اس کا یہ ہے جب آپ رول پلے کراتے ہیں تو ہائر آرڈر تھنکنگ میں بچے کو انوالو کرتے ہیں, دیٹ از دا اپلیکیشن لیول, وہ اپلائی کرتا ہے. اور جو بھی رول پلے بچہ ادا کر لیتا ہے, یہ ریممبر اگر آپ نے کبھی کی ہو, سو یو میں اسٹل بی ریممبرنگ کہ آپ کا کردار کیا تھا, یو میں اسٹل بی ریممبرنگ کہ آپ نے کون سا رول پلے کیا تھا. سو بچوں کو بہت وقت تک وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جن کو وہ رول پلے کرتے ہیں, لائک پریئرز, فرسٹ ایڈ, ہیلپنگ ادرس. اگر آپ نے پیچھے DRR وغیرہ, ڈیزاسٹر وغیرہ کے ایکٹیویٹیز میں رول پلے کیا ہو, یو میں بی ریممبرنگ. اگر ٹریننگز میں آپ نے رول پلے کیا ہو تو یو میں بی ریممبرنگ them even now. The last one, that is the audio visual method. آڈیو ویژول میتھڈ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کوئی ساؤنڈ سناتے ہیں یا کوئی ویڈیو دکھاتے ہیں. ایک ہے ایویٹس اور ایک ہے آڈیو ویژول میتھڈ. They shouldn't be mixed together. AVAds کوئی بھی پکچر آپ ڈیمانسٹریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی پکچر آپ جو ہے ایکسپلینیشن کے لیے, لیکچر کے لیے استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی پکچر ماڈل وغیرہ آپ پروجیکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, they are the AVAds, they are something else. جب آپ کوئی بھی کنسپٹ سمجھانے کے لیے وہ ریئل آڈیو یا ریڈیو ویژول ویڈیو وغیرہ دکھاتے ہیں, اس طریقے سے جب آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں, they are called the audio visual methods. بہت سے کنسپٹس ایسے ہوتے ہیں, بہت سے ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لاکھ ڈسکرائب کر لیں, بچے will never be able to understand them. لیکن اگر آپ ان کی ویڈیوز دکھا دیں, it will save your time. ڈراماز وغیرہ, موویز وغیرہ, ڈراماز وغیرہ یا ناولز وغیرہ کے آپ موویز اگر دکھا دیں, سو موویز کے ذریعے ان کو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے, تو آپ نے آڈیو ویژولی ان چیزوں کو دکھا دیا. اسی طرح سے اگر مختلف فارسٹ وغیرہ کے متعلق آپ بتاتے ہیں کہ فلاں رین فارسٹ, تو بیچاروں کو کیا پتا کہ فلاں رین فارسٹ کے اندر کیا ہے, لیکن آپ اس رین فارسٹ کی آپ یعنی امیزون وغیرہ کی اگر آپ ویڈیو دکھا دیں کہ چلے یہ بیٹا یہ دیکھ لے, یا تاج محل تو آپ لے کر نہیں جا سکتے تاج محل کی, آپ وہ جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ دکھا دیں, تو this is called the audio visual method. And remember, it saves lot of time. اور اگر بچے ایک دفعہ اس کی ویڈیو کو دیکھ لے, ریئل ویڈیو کو دیکھ لے, they will be remembering it for a longer period of time. اب یہ جو سارے کے سارے میتھڈز تھے جو نیشنل ٹریننگ لیبارٹریز بیتل مین نے ریسرچ کی, تو ان کے بقول اگر آپ لیکچر دیتے ہیں تو جسٹ 5% بچے پک کرتے ہیں, مطلب اوائڈ کر لیا کرے زیادہ لیکچرز, انلیس وہ 3 کنڈیشن جو میں نے ذکر کی. اگر صرف ریڈنگ کرواتے ہیں سو 10% بچے ریٹین کرتے ہیں. یہ 5%, 10% اور 20% سے مراد یہ ہے کہ آپ 100% ایفرٹس بھی لگا لیں تو جسٹ 5% بچے یا آڈینس پک کرے گی, 95% وہ پک نہیں کرے گی. ریڈنگ کے ذریعے 10%, آڈیو ویژول جو آخری والا تھا اس کے ذریعے سے 20%, اگر لیکچر ڈیمانسٹریشن ہے تو 30% وہ پک کرتے ہیں یا ریٹین کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈسکشن کرتے ہیں سو 50% ایٹ لیسٹ ان کو یاد رہتا ہے یا وہ کنسپٹ سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ ایکٹیویٹی بیسڈ
लर्निंग करते हैं यानी रोल प्ले वगैरह करते हैं 75% बच्चों को याद रहता है। और अगर बच्चों को आप टास्क देते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग कर ले, दूसरों को पढ़ाए, यानी जो कंसेप्ट आपने पढ़ाया उनको कहे कि अब आप खड़े होकर इसकी प्रेजेंटेशन कर ले और बच्चों को यही चीज पढ़ा दें, क्लासरूम को वही चीज पढ़ा दें, सो 90% बच्चे को वो चीज याद रहती है, 10% सिर्फ भूल जाता है। इन 3 को पैसिव टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं, 4 को, एंड दीज 3 आर मोर पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स और एक्टिव टीचिंग मेथड्स।